तो दोस्तों ये यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का बूस्टर डोज नंबर 11 होगा। अब तक इस पर 10 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं और जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसे कि आपका जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लास है, ईवीएस की क्लास हो चुकी है, आईसीटी की भी क्लास हो चुकी है और इसके अलावा देखेंगे तो इन्वायरमेंट की भी क्लास आपकी हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी कवर करवाए जा चुके हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो बूस्टर डोज होता है ना, इसमें हम आपको क्या पढ़ाते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं पूरे साल का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और स्टैटिक जीके के ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसके पहले जो 10वां बूस्टर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था आपातकाल इमरजेंसी के बारे में। पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है, देखो अब तक देश में 3 बार आपातकाल हो चुके हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल की 3 बार घोषणा हो चुकी है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, आपातकाल का ही एक रूप होता है राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और भारत में राष्ट्रपति शासन अब तक 116 बार से अधिक बार प्रैक्टिस में लाया जा चुका है। अब यहाँ मैं आपसे ना 2 सवाल करता हूँ। पहला तो ये कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार ये कब लगा था और किस राज्य में लगाया गया था, ये आपको बताना है कमेंट करके। और दूसरा ये कि वर्तमान समय में भी हाल ही में, मतलब पिछले 1 सप्ताह के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई है, तो उस राज्य का नाम आपको बताना है। ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए हो गए आपके बूस्टर डोज नंबर 10 से। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियोज आप देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बूस्टर डोज नंबर 11 को। और सबसे पहले बात करते हैं, एक इनिशिएटिव यानी कि कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसको नाम दिया गया है हर खेत स्वस्थ खेत। हर खेत स्वस्थ खेत। अब इसको डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक नाम पूछता हूँ। आप ये बताइए कि हाल ही में, मतलब 2016 की बात है, एक राजा हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई थी और उन्हीं के नाम पर ये जो आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, तो उनका नाम आपको बताना है। तो नाम आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले अगर आपको याद आ रहा है कि किसके नाम पर 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस देश के राजा थे वे, 2016 में उनका निधन हुआ था। ठीक है, तो आइए इस कार्यक्रम को देखते हैं। हर खेत स्वस्थ खेत, तो नाम से ही स्पष्ट है, खेत का मतलब मिट्टी से होता है। जब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगी तब तक खेत जो है स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। तो हर खेत स्वस्थ खेत, तो इसमें क्या होगा कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। हरियाणा के जो सीएम है कौन है, नायब सैनी है, और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं वर्तमान समय में, याद रखिएगा। और विश्व मिट्टी दिवस, मैंने आपको बताया ना कि विश्व मिट्टी दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 5 दिसंबर को। तो थाईलैंड, जिसे श्याम देश भी कहा जाता है, थाईलैंड का एक नाम श्याम देश भी है, याद रखना आप। और यहाँ के एक राजा हुआ करते थे भूमिबोल अतुल्य तेज। ठीक है, अभी मैंने पूछा था आपको, तो उनका नाम क्या है, भूमिबोल अतुल्य तेज। इनका जन्मदिन होता है 5 दिसंबर को, तो इनके जन्मदिन पर वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है, भूमिबोल अतुल्य तेज के जन्मदिन पर। ठीक है, ये थाईलैंड के राजा थे, 2016 में इनकी डेथ हुई थी। इसी प्रकार से भारत में प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, और 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की घोषणा की गई थी। कहाँ से, तो पीएम मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था राजस्थान के सूरतगढ़ से। कब, 19 दिसंबर 2015 को। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये बन रहा है राखीगढ़ी में। तो बात यहाँ पर हरियाणा की हो रही थी, तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा संस्कृति थी उसका सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो राखीगढ़ी बन रहा है हरियाणा में। और उत्तर भारत का
पहला परमाणु संयंत्र ये भी लग रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर यूपी वाला नहीं, हरियाणा के गोरखपुर में लगेगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया हरियाणा में। इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता है, विन बैक्स। तो विन बैक्स का जो आयोजन है ये हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में किया गया। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी के साथ देखो, क्योंकि स्पोर्ट जो है ना हाईलाइटेड है, अगर आप करंट अफेयर का सिलेबस देखेंगे तो स्पोर्ट उसमें विशेष तौर से हाईलाइट किया गया है। तो 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024 इसको जीत लिया है किसने? पंकज आडवाणी ने। एक ही नाम है भारत में जो कि सबसे ऊपर आता है, पंकज आडवाणी का। विगत कई वर्षों से ये चर्चा में रहते हैं। तो बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, इंदौर में। 7 जनवरी 2025 से लेकर 16 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। हालांकि ये 2024 के लिए नामित रहेगा। बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप विजेता बने हैं पंकज आडवाणी। साथ ही साथ याद रखना कि जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, इसका आयोजन 15 से लेकर 21 फरवरी तक किया जाएगा। कहाँ पर? दोहा, कतर में। ठीक है। बिलियर्ड्स और स्नूकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फाउंडेशन नहीं, फेडरेशन। बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है। और वर्तमान में बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एस बालासुब्रमण्यम। ठीक है। पर्सन इन न्यूज, नाम है सुहेली अख्तर। ये नाम चर्चा में है, सुहेली अख्तर, क्योंकि ये एक ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिनको पहली बार आईसीसी ने बैन किया है 5 साल के लिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगा इन पर। और आरोप ये है कि 2023 में जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके दौरान इन्होंने मैच फिक्सिंग किया था। क्या नाम है? सुहेली अख्तर। कहाँ से हैं? तो ये बांग्लादेश से हैं। तो ये पर्सन इन न्यूज है। और इसी के साथ इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है। 2 नाम और आपको बताता हूँ, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। एक बेथ मुनी का नाम और एक है जोमेल वारिकन। बेथ मुनी ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं और जोमेल वारिकन ये वेस्ट इंडीज़ के पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा करता है। तो जनवरी 2025 के लिए महिला क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं बेथ मुनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। और पुरुष में यह खिताब मिला है जोमेल वारिकन को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, नेशनल गेम्स 2025, राष्ट्रीय खेल 2025। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका 38वां संस्करण जो है 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। आपको याद होगा इसके पहले जो हुआ था 2024 में, इसका जो 37वां संस्करण था वो गोवा में हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। और 2026 वाला कहाँ पर होगा ये बताओ कमेंट करके, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए? उत्तराखंड में। नारा रहा संकल्प से शिखर तक। और शुभंकर था मौली, एक गौरैया है मौली। और मशाल क्या है? मशाल का नाम क्या है? तो मशाल का नाम है तेजस्विनी। ठीक है। और थीम रखी गई थी ग्रीन गेम्स। कुल मिला के 35 खेल आयोजित किए गए थे। किस स्टेडियम में? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। और ध्यान देना कि इसमें जो पहला स्थान मिला है वो सर्विसेज को मिला है। सर्विसेज ने कुल मिला के 121 मेडल जीते हैं, जिसमें 68 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज है 27। 121 मेडल के साथ सर्विसेज टॉप पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। आपको याद होगा कि इसके पहले जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें महाराष्ट्र टॉप पर था। ठीक है। और 39वां जो खेल होगा, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आपके 2025 के गेम हैं ये उत्तराखंड में हुए हैं, 2024 वाले गोवा में हुए थे। तो अब 2026 वाले जो गेम होंगे, क्रम इनका रहेगा 39वां राष्ट्रीय खेल, ये मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। तो ये आप याद रखना। एक बात और भी कि सर्वोच्च शीर्ष मतलब सबसे अधिक जो, अब इसमें नाम आएगा सर्विसेज के बारे में, तो सर्वोच्च टीम को एक ट्रॉफी मिलती है, नाम होता है उसका राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है। तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको दी गई है? सर्विसेज को प्रदान की गई है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। शुभंकर का नाम मौली, मशाल तेजस्विनी, और पहला स्थान मिला है सर्विसेज को, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान हरियाणा को।
ये इतनी चीज़ें याद रखना। एक प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकता है कोल्ड सीप के बारे में। कोल्ड सीप क्या है? तो कोल्ड सीप ठंडी सीप, ठीक है, सीप आप समझ रहे होंगे। तो क्या होता है ये कि समुद्र तल से जो दक्षिण चीन सागर है ना, उसमें लगभग 2 किलोमीटर की गहराई पर, 2000 मीटर की गहराई पर चीन एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब समुद्र में बनाएगा, कहाँ पर? तो दक्षिण चीन सागर में, वो भी 2 किलोमीटर नीचे जाके बनाने वाला है एक स्पेस स्टेशन। कौन बनाएगा? तो चीन बनाएगा। कोल्ड शिप क्या है? तो कोल्ड शिप चीन के द्वारा निर्मित एक स्पेस स्टेशन है, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है स्पेस स्टेशन के बारे में, तो एक प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूँ, कमेंट करिएगा। बताओ ये कि भारत भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, तो कब तक भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखता है? किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा, ये आपको बताना है। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए IRIS स्वदेशी सेमीकंडक्टर किसने विकसित किया? तो IIT मद्रास और इसरो, इन्होंने मिलकर एक IRIS स्वदेशी सेमीकंडक्टर को विकसित किया है। IRIS का फुल फॉर्म होता है इंडिजीनियस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर शक्ति प्रोसेसर के लिए जो है डेवलप किया जा रहा है, तो नाम रहेगा इसका शक्ति प्रोसेसर, जहाँ पर ये लगेगा। तो इसे IIT मद्रास और इसरो मिलकर डेवलप कर रहे हैं। बात यहाँ पर इसरो के बारे में हो रही है, तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और चेयरमैन वर्तमान में कौन है? वी नारायणन है। इनका 11वां क्रम है। 10वां आपको याद होगा, यश सोमनाथ थे। अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि अक्सर परीक्षाओं में या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, और या फिर मैचिंग करने के लिए, प्रायः जो है मैचिंग करने के लिए ही दिया जाता है। जैसे कि PM सूर्य घर योजना की स्थापना कब की गई, मतलब ये जो योजना थी ये कब शुरू की गई थी? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये शुरू की गई 13 फरवरी 2024 को। तो इस योजना के लिए 1 साल पूरे हो चुके हैं, हाल ही में ये चर्चा में रही थी योजना, तो 1 साल पूरे हो चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत कुल 300 यूनिट आपको फ्री बिजली मिलती है। अगर आप PM सूर्य घर के अंतर्गत सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो आपको 300 यूनिट जो बिजली मिलती है वो फ्री में मिलती है, और 2 किलोवाट तक आपको 60% की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आगे कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि PM ग्राम सड़क योजना, ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 में। PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। अब इसमें जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी, गोरखपुर UP से। PM जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। PM आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू किया गया था। PM कौशल ऋण योजना 2015 में शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। हाल ही में इस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं, तो चर्चा में रही थी योजना। इसके अलावा देखो, एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, तो ध्यान देना कि मेक इन इंडिया नामक जो इनिशिएटिव है ये 2014 में शुरू किया गया था 25 सितंबर के दिन। और ध्यान ये देना कि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, तो 25, ठीक है। तो 25 सितंबर को शुरू किया गया था और 25 क्षेत्रों में इस पर ध्यान दिया गया है। योजना का नाम क्या है? मेक इन इंडिया। कब शुरू हुआ था? 2014 में। इसी प्रकार से स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, दोनों योजनाएं 2016 में शुरू हुई थी। एक स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी को शुरू हुई थी 2016 में, और स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। तो पहले कौन सी योजना आई है? स्टार्टअप, फिर आती है स्टैंड अप, लेकिन दोनों शुरू कब हुई हैं? 2016 में। अब यहाँ पर ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में बताता हूँ। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग अलग करती है 38वीं समांतर रेखा। मैनीगाट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जबकि 49वीं समांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। इसके अलावा है एक मेनरहीम रेखा। मेन रहीम रेखा, मेन रहीम पढ़ेंगे कि मेनरहीम पढ़ेंगे? बताओ।
तो मेन रहीम रेखा यह रूस और फिनलैंड को अलग करती है, और डूरन रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ठीक है, तो आज बस क्योंकि बूस्टर डोज होता है ना, तो प्रयास ये रहता है कि कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए जाएँ। देखो, अगर यहाँ पर प्रश्न मैं आपके लिए बनाता ना तो कम से कम 50 से ज़्यादा प्रश्न बनते, उससे भी ज़्यादा बनते, लेकिन विशेषता इसकी यही होती है कि कम समय में आपको मैं मैक्सिमम जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और बाकी आप पहला कमेंट जाके पढ़ लीजिएगा इसके बाद। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।